हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कार्बन एंड कंपाउंड में एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करे थे और पेज नंबर 78 पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th और क्लास 9th का भी पूरा क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं बच्चों। कहाँ मिलेंगे सारे चैप्टर्स के लिंक? कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ रीड मोर पे आप क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। इस चैनल के बारे में बच्चों खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चों सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसकी प्रैक्टिस करना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अच्छी तरीके से, अगर आपको मार्क्स वहाँ पे गेन करने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है लिंक कैसे देखें, कौन सा चैप्टर कहाँ से मिलेगा, कुछ बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम होता है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 7503644171। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए तो आपको यहाँ से लिंक सेंड कर देंगे जिस भी चैप्टर का लिंक आपको नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया था, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि किस तरीके से चैनल पर चीज़ें चल रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोलता है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, तो देखिए हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जब हाइड्रोजन को ऐड कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना, आइए हम आपको दिखाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह खाली कर देते हैं, इसको मैं डिक्टेट कर दूंगा बाद में क्या लिखा हुआ है। देखिए एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं हम कोई। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, याद है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होंगे उसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड और दिखा देंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड और दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा, इधर से एक और बॉन्ड बनाएगा कहीं ना कहीं। तो ये आपका एल्कीन है और ये आपका एल्केन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं, ये देखिए C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से। अब ये जो बच्चों 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की जो 4 वैलेंसीज खाली हैं, यानी कि ये वाले कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है और ये वाले कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, इसको आप एल्काइल लगा दीजिए। यहाँ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल को हम लोग किससे दिखाते हैं? R से। ठीक है, एल्काइल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है फटाफट। देखिए एल्काइल क्या होते हैं बच्चों? जो आपने एल्केन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एल्केन में जैसे आपने मीथेन पढ़ा है CH4, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो मिथाइल बन जाएगा। CH4 क्या है आपका? मीथेन है। ठीक है, और CH3 क्या है आपका? मिथाइल है। ओके, ये सब क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से ईथेन क्या होता है? ईथेन होता है आपका C2H6, ये ईथेन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C2H5, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया ईथेन। C2H6 हो गया आपका ईथेन और C2H5 हो गया आपका इथाइल। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इस तरीके से तो बहुत सारे एल्केन होते हैं। मीथेन, तो मीथेन का करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्या बनेगा? मिथाइल। ईथेन का करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्या बनेगा? इथाइल। प्रोपेन का करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्या बनेगा? प्रोपाइल। इसी तरीके से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। तो हम यहाँ पर एक जनरल बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई एल्कीन ली, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, जिसमें यहाँ पर देखिए ये कोई एल्काइल लगे हुए हैं। R से हमने एल्काइल, वो कौन सी एल्काइल है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। अब देखिए बच्चों करना क्या है आपको? यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, ये देखिए। ठीक है, हाइड्रोजन लगाना है। कैटलिस्ट कौन सा लोगे? या तो निकल ले लो और या तो पैलेडियम। निकल का सिंबल होता है Ni और पैलेडियम का सिंबल होता है Pd। ठीक है, निकल या पैलेडियम ये कैटलिस्ट है आपके। ठीक है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है सुनिए बच्चों। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होंगे या ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको आप केमिकल रिएक्शन में लगाओगे, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज करोगे और हीट करोगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है? हल्का सा इसको हीट करना है। जब आप हीट करोगे होता क्या है? ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, इसको आपको ब्रेक कर देना है। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या किया आपने? ये देखिए पहले ये कुछ इस तरीके से था, ध्यान से चेक करिए। एक R यहाँ लगा हुआ है, एक R यहाँ। दिखा आप कैसे भी सकते हो, हमने यहाँ पे ऐसे V शेप में दिखाया था, यहाँ ऐसे दिखा दिया।
ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड को आप ऐसा ब्रेक कर दीजिए, कर दिया। जैसे ही आपने इसको बच्चों ब्रेक कर दिया, अब ध्यान से चेक करो, ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड इसने बनाए, और ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी फ्री है, और ये वाला जो कार्बन है इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है। तो क्या करोगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाओगे और एक बॉन्ड यहाँ लगाओगे। अब इन दोनों बॉन्ड्स में किसको जोड़ना है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दीजिए, सही है। ये आपका देखिए एल्कीन है और ये आपका बन गया एल्केन, या फिर हम बोले ये आपका अनसैचुरेटेड, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये है आपका क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड फैट भी इसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये आपका वेजिटेबल ऑयल है, ठीक। और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सैचुरेटेड फैट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, वेजिटेबल घी, ठीक है ना। अब यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ एरो लगा के, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो क्या, सैचुरेटेड फैट और वेजिटेबल घी हो गया, ये वेजिटेबल घी, ठीक है। इसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। लिक्विड स्टेट का होता है ये, ठीक है। और ये होता है आपका सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को समझिए बच्चों, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर आपने क्या किया, जो अनसैचुरेटेड फैट था या वेजिटेबल ऑयल था, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में था, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन जाके एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगता है, एक इस कार्बन पे, इस तरीके से एक ऐसा कंपाउंड बन के आता है जिसको हम सैचुरेटेड फैट भी बोल सकते हैं। ये वेजिटेबल घी होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। इसी को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, क्योंकि ध्यान से चेक करिए हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ होता है, देखिए बच्चों, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, जिसमें से एक ऑयल का मैं नाम अगर आपको बताऊं तो ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल क्या होता है बच्चों, मूंगफली का जो तेल होता है, ठीक है ना। मूंगफली का जो ऑयल होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका हाइड्रोजनेशन अगर करेंगे, ध्यान से चेक करिए, ग्राउंडनट ऑयल होता है, इस तरीके से और भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं। इसीलिए तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू आपको नहीं बताई कि आर क्या है, आर मिथाइल है कि प्रोपाइल है, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल के लिए आर की वैल्यू अलग होगी, दूसरा कोई वेजिटेबल ऑयल होगा तो उसके लिए आर की वैल्यू कुछ और होगी। तो हम लोग एक जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने ग्राउंडनट ऑयल लिया, ग्राउंडनट ऑयल लेकर बच्चों हाइड्रोजन उसमें आप ऐड कराओगे, किसके प्रेजेंस में, थोड़ा सा निकल या पैलेडियम लेके, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट जैसा काम करेंगे, उसके प्रेजेंस में आप इसको हीट कर दीजिए। तो जैसे ही आप हीट करोगे, ये आपका क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल है ये। तो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना। और वो थोड़ी देर के बाद किस में चेंज हो जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेट में। बच्चों आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, आप लोग रिफाइंड वगैरह खरीदते हो बाजार से, ठीक है ना। रिफाइंड वगैरह किस फॉर्म में होता है बताइए, लिक्विड फॉर्म में। रिफाइंड वगैरह जो खरीदते हो ना, सोयाबीन ऑयल और ये ग्राउंडनट ऑयल वगैरह जो आप खरीदते हो, वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। वो क्या होता है आपका, वो होता है अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। बच्चों डालडा भी आपने देखा होगा, डालडा सेमी सॉलिड होता है, अगर किसी के घर में यूज़ किया जाता हो, ठीक है। डालडा देखिएगा वो सेमी सॉलिड होता है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो डालडा किसका एग्जांपल है बताइए, डालडा जो है वो आपका वेजिटेबल घी का एग्जांपल है। तो कुछ नहीं किया होगा, किसी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करा दिया गया होगा, तो वेजिटेबल घी बन गया, यानी कि लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। कोई डाउट है बताइए। तो ये इसका इंडस्ट्रियल यूज है, ओके। अब बच्चों बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि निकल या पैलेडियम जो यहाँ पे आपने लगाया है, ठीक है ना, इसका क्या यूज है। ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। देखो क्या करता है, हम निकल का बच्चों लेंगे एक पीस, निकल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। इससे फायदा क्या होता है, देखिए बच्चों, इससे फायदा ये होता है, निकल को अगर आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लोगे तो निकल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, निकल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे कि बच्चों ये भी डस्टर है, ठीक है, इसको अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँ तो सरफेस एरिया और ज़्यादा होगा। बात समझो रहा, अगर मैं केवल इसी डस्टर को पेंट करूँ, ऐसा अगर मैं केवल इसी डस्टर को पेंट करूँ तो जितना सरफेस एरिया आएगा, मान लो 100 यूनिट आता है, कितना आता है 100 यूनिट, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना है 100 यूनिट। अगर बच्चों इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँ, बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लूँ, और हर एक पीस को अगर मैं पेंट करना शुरू करूँ, तो पता है आपका ज़्यादा पेंट खर्च होगा।
तब सरफेस एरिया आएगा आपका 120 या 125 पक्का, आप मेजर करके भी इस तरीके से देख सकते हो। यानी कि अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लो किसी चीज़ को तो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। और बच्चों याद रखिएगा, जब भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये कैसे हो गया सर? एक्चुअल में बच्चों होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। ये जो निकल, चलो हम निकल को ही लेके समझाते हैं आपको। जो निकल का पीस है ना बच्चों, ये देखिए, ये निकल के जो छोटे छोटे पीस है ना, ये निकल के बच्चों छोटे छोटे पीस पता है किसको इन्वाइट करते हैं इस रिएक्शन के दौरान? इस एल्कीन को, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट वाले मॉलिक्यूल को इन्वाइट करते हैं। कहां पर? अपने सरफेस के ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर। तो ध्यान से चेक करो, ये मॉलिक्यूल आएगा इसके सरफेस पे ऐसा चिपक जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर से ये हाइड्रोजन आता है, ध्यान से चेक करो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है, इस पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? ये अनसैचुरेटेड फैट में। और जैसे ही हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो यहां पर मोटी मोटी बात ये है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रोजन लग जाएगा ना इधर और उधर, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये है कि इस रिएक्शन को होने के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? सरफेस यहां पर निकल या फिर पैलेडियम प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बताओ ज्यादा सरफेस रखोगे कि कम सरफेस रखोगे? तो जवाब है ज्यादा सरफेस रखोगे। तो इसलिए निकल का एक पीस नहीं लेना है, निकल को आपको छोटे छोटे पीसेस में, बहुत सारे निकल के छोटे छोटे पीसेस लेने, जिससे कि लार्ज सरफेस एरिया होगा, बिकॉज इसी सरफेस पे ही तो केमिकल रिएक्शन होती है। और जैसे ही बच्चों यहां पर देखिए ये आया, मैं एक करके ही दिखा देता हूं ना आपको। देखिए जैसे ये एल्कीन आया इधर, कौन सा वाला? C डबल बॉन्ड C वाला, ये अनसैचुरेटेड फैट जिसको आप वेजिटेबल ऑयल बोल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही बच्चों प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये R, ये R, ये R, ये R, ये H, जैसे ही आपका ये एल्केन बन जाएगा, ये सरफेस को छोड़ के चला जाता है, निकल के सरफेस को छोड़ के चला जाता है। अब निकल का सरफेस फ्री हो गया, निकल के सरफेस पे अब नया एल्कीन आ जाएगा, फिर नया हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा, फिर एल्केन बन जाएगा, एल्केन फिर निकल जाएगा, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोफाइट इस तरीके से फिर निकल जाएगा। इस तरीके से निकल का सरफेस थोड़ी देर के लिए बिजी रहता है और फिर से वहां से प्रोडक्ट निकल के बाहर चला जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो निकल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो चेंज कर रहा है, बस वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि रिएक्शन फटाफट हो। इस रिएक्शन को होने के लिए एक सरफेस की जरूरत है जो कि निकल या पैलेडियम प्रोवाइड करते हैं। कोई डाउट है बताइए? इसलिए हमने यहाँ निकल या पैलेडियम को कैटलिस्ट बोला। मैंने डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये देखिए, ये वाली रिएक्शन आप लिख दीजिए। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को केवल ऑल्टर करते हैं, उसको चेंज करते हैं, यानी कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और कभी कभी डिक्रीज भी कर देते हैं। तो वो अलग केसेस आप क्लास 11th में देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों हम लोगों को एग्जाम में यहाँ पर क्या लिखना है। तो हम लोग को आंसर में यहाँ लिखना है, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन बताना है क्या होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोजनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। किसमें हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे बच्चों? इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चेक करो, यही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसपे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? निकल या पैलेडियम। टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ताकि आपको क्या मिल जाए? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको मिल जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। अब देखिए बच्चों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, यहां पे मैंने लिखा हुआ था इन द इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, चेक करो, वेजिटेबल ऑयल से हमने क्या बना लिया? वेजिटेबल घी बना लिया। किस तरीके से होता है ध्यान से चेक करिए। द वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है ना। यहां पर हमको क्या लेना है? रिएक्टेंट साइड में कोई वेजिटेबल ऑयल लेना है, जैसे कि मूंगफली का तेल। आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होंगे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। व्हेन द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट, जब इस लिक्विड वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, इसको जब हम फाइनली डिवाइडेड निकल, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, फाइनली डिवाइडेड निकल क्यों लिखा है? फाइनली डिवाइडेड निकल, निकल के छोटे छोटे पीस क्यों करने? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट, देन सैचुरेटेड सॉलिड फैट कॉल्ड वेजिटेबल घी इज फॉर्म्ड। तब उस टाइम आपको सैचुरेटेड सॉलिड फैट यहाँ पर मिलेगा, सैचुरेटेड फैट मिलेगा जिसका स्टेट सॉलिड होगा, जिसको हम वेजिटेबल घी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एडिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था हाइड्रोजनेशन। ठीक है,
जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, अगर हम हाइड्रोजन क्या है यार, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल था जिसमें आपने देखा था हाइड्रोजनेशन टॉपिक को। हाइड्रोजनेशन टॉपिक में क्या होता था बच्चों, याद करिए, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता था, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हमने पढ़ा हुआ था, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोजनेशन में बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास होता था, ये देखिए अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते थे किसके प्रेजेंस में, निकल या कैटलिस्ट पैलेडियम के प्रेजेंस में, इसको हल्का सा हीट करते थे, तो आपने देखा था यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, ठीक है ना। और ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाले बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आर का मतलब एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल लगा हुआ है, यहाँ पे एल्काइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एल्काइल लगा हुआ है और यहाँ पे एल्काइल लगा हुआ है, ठीक है। तो जब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी देखिए फ्री हो जाएगी यहाँ से, ठीक, और हाइड्रोजन आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चेक करिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से चेक करो कहाँ होता है एडिशन, तो जवाब है जब आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, तभी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो आप इस बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकते, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ही ऐड होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन, अब जरूरी नहीं कि देखिए हाइड्रोजन ही ऐड हो, कुछ भी ऐड हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात यह है, एडिशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, यानी कि एडिशन रिएक्शन आपको कौन दिखाएगा, तो जवाब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन आपको शो करेगा। तो सुनिए बच्चों, जो आपके एल्कीन होंगे, ठीक है, याद है आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आते थे, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था, जिनको हम क्या बोलते थे, एल्कीन, याद करिए एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स में आपको क्या मिलेगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, सही है। और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता था, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n, याद है आप लोगों को, ठीक है ना, CnH2n याद करिए। एल्कीन का क्या होता था, एल्कीन का होता था CnH2n+2, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था, ऐसा, ठीक है, ये एल्कीन, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर एल्कीन का होता था CnH2n और एल्काइन का होता था CnH2n-2, CnH2n+2, ये +2 हटा दोगे, CnH2n एल्कीन का हो गया और CnH2n-2 एल्काइन का हो गया। तो अनसैचुरेटेड में आपके दो आते थे, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है ना। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक, और एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n-2 होता था। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए, यहाँ पे जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं C2H6 ये सारे जो भी, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे, इन तीनों में से। एक तो ये दो फॉर्मूला है और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराने वाले जो होंगे वही अनसैचुरेटेड होंगे, क्योंकि ये एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, चेक करो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की वैल्यू यहाँ 2 है। तो देखिए जरा रखिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा C2 और 2 to the 4 + 2 C2H6, ठीक है ना। तो ये तो एल्केन हो गया, चेक करो, ये तो क्या हो गया, एल्केन हो गया, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या है, इथेन है। चेक करो, ये तो इथेन है, ठीक है। तो इथेन आपकी रिएक्शन को नहीं शो करेगा, यहाँ पे देखिए जरा एडिशन रिएक्शन को नहीं शो करेगा। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3, करेक्ट, और n की वैल्यू अगर 3 है तो h की वैल्यू जरा निकालते हैं कि कौन से फॉर्मूले सेटिस्फाई हो रहा है, 2 3 6 + 2, ये भी एल्केन हो गया। चेक करो बच्चों, CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो, n की वैल्यू 3 रखोगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 3 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। n की वैल्यू यहाँ से देखता हूँ मैं, कार्बन के नीचे 3 लिखा है तो n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, ये भी फर्स्ट फॉर्मूले को सेटिस्फाई करा रहा है, तो ये भी एल्केन हो गया। ये एक्चुअल में इथेन है, ये क्या है, प्रोपेन है, तो ये भी नहीं शो करेगा। इसको देखो बच्चों, C3H6, हाँ भाई ये तो मुझे सही लग रहा है, चेक करो C3H6, यहाँ पर कार्बन कितने 3 और हाइड्रोजन जस्ट उसका 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखो ये वाले फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है ना, ये चेक करिए, ठीक, CnH2n, n की वैल्यू 3 रखो, 2 3 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका किस में, एल्कीन में। तो ये अगर आ गया एल्कीन में आपका, जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इथीन है,
चेक करिए ये क्या है, इथीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। और कितने हाइड्रोजन है, 6, तो 1 2 3 4, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 इसके हो गए। और यहाँ पे देखिए जरा 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ यहाँ पे ये 1 2 बना चुका है, 3 4, ये देखिए चेक कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका इथीन का। तो यहाँ आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो यहाँ पर इथीन भी आपका एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। उसके बाद C2H2, बच्चों C2H2 मेरे ख्याल से लास्ट वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, चेक करो। n की वैल्यू 2 रखो, तो C2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 to the 4, 4 - 2 कितना होता है, 2, तो C2H2, ये देखो जरा, ठीक है। तो ये वाला भी एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। इसका नाम क्या है, ये इथाइन है एक्चुअल में। C2H2 का मतलब क्या होता है, C2H2 का मतलब क्या होता है, C2H2 होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ एक H लगा रहता है, एक यहाँ पे, ये इथाइन होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ तो दूसरा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड कहाँ से देखोगे, मीथेन है, ये भी एल्केन में चला गया। चेक करो, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। n का वैल्यू कितना है, 1 कार्बन है ना, CH4 में 1 कार्बन है, n का वैल्यू 1 रखो, C1 2 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, C1H4 यानी कि CH4, ओके। तो ये हो गया। इस तरीके से बच्चों आपके यहाँ पर 2 ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन कौन से, ये तो आपका एक है क्या, C3H6 यानी कि प्रोपीन, और ये क्या आपका इथाइन। 3 कार्बन है ना, इसलिए प्रोपीन बोल रहा हूँ, 2 कार्बन है इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एथ लगा रहा हूँ। बहरहाल ये इथाइन और ये प्रोपीन। तो यहाँ देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होंगे यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या तो ट्रिपल, वही एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स C3H6, ध्यान से चेक करो, C3H6 का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, नाम क्या है इसका, मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन तो प्रोपीन है, प्रोपीन एंड इथाइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन C2H2, इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बच्चों देखिए जरा ध्यान से, बटर जो होता है, ठीक है ना, जो बटर आप खाते हो, ठीक है, ब्रेड में लगा के, आपने देखा होगा बच्चों सेमी सॉलिड होता है, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, देखा होगा ना। बटर कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और जो कुकिंग ऑयल होता है, सब्जी पकाने वाले जो ऑयल होते हैं, जो बाजार से आप लाते हो वेजिटेबल ऑयल्स, वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों, हाइड्रोजिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो रिएक्शन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हाइड्रोजिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। एडिशन रिएक्शन बच्चों कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होंगे, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को आपको मिले, या जहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड क्या होते हैं, जहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। अब हाइड्रोजन में क्या होता, हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था। कैसे याद करिए, यहाँ पर हम क्या लेते थे, ये देखिए, ये एक एल्कीन ली है हमने, जिसको हमने बोला था ये वेजिटेबल ऑयल है। चेक करिए, वेजिटेबल ऑयल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। याद है, निकल या पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। निकल कैटलिस्ट लेकर हमने हीट किया था, तो क्या होता था बच्चों, निकल कैटलिस्ट लो आप, या फिर पैलेडियम लो। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, हमने बोला था ऊपर वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। ऊपर वाला बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया था। ये आर का मतलब क्या है, एल्काइल, ठीक है ना। एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया, एक आर यहाँ लगाया। अब चेक करो, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो इस कार्बन ने 1 2 3 4 बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन जब हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। एक एटम को यहाँ लगा दीजिए, एक एटम को यहाँ लगा दीजिए। ये क्या बन गया आपका, वेजिटेबल ऑयल से ये वेजिटेबल घी बन गया। याद करिए, वेजिटेबल घी बन गया,
ठीक है ना। और ये कैसा होता है आपका, सॉलिड स्टेट का होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो वेजिटेबल ऑयल था जो कि अनसैचुरेटेड फैट था, वो किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड फैट में, ठीक है ना। यानी कि लिक्विड स्टेट कहाँ चला गया आपका, सॉलिड स्टेट में, सही है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा कि एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है। ये तो हाइड्रोजनेशन है, एग्जांपल किसका, एडिशन रिएक्शन का। देखिए इस कंपाउंड में ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, तो जवाब है एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, एल्कीन या फिर एल्काइन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एल्काइन बोलेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको हमने क्या दे दिया, आपको हमने बटर दे दिया और हमने कुकिंग ऑयल दे दिया। अब दिमाग लगाइए बच्चों, कुकिंग ऑयल हमने हल्का सा आपको हिंट दे दिया। ये देखिए जैसे वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होता था, हमने आपको बताया कुकिंग ऑयल कैसा है लिक्विड स्टेट में, बटर कैसा है सॉलिड स्टेट में। तो इन दोनों में से चेक करो बच्चों, इन दोनों में से कौन सा अनसैचुरेटेड है और कौन सा सैचुरेटेड है, चेक करो। ये लिक्विड वाला क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। और ये क्या आ गया आपका, सैचुरेटेड आ गया, ठीक है ना। चलो, तो अनसैचुरेटेड कौन हो गया आपका, कुकिंग ऑयल क्या हो गया आपका, अनसैचुरेटेड, याद रखिएगा। और बटर क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, बटर क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ब्रोमीन वाटर क्या होता है बच्चों, गूगल करके देखिएगा, ठीक है। ब्रोमीन को वाटर में मिला लेते हैं, उसको हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। अब ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, बहुत ध्यान चेक करिए। ये आप दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक। दोनों टेस्ट ट्यूब ले लिए आपने, ये वाले टेस्ट ट्यूब में आप डाल दिए क्या, कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। यहाँ पे आपने डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे आप डालिए क्या, बटर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसमें भी आप ब्रोमीन वाटर ऐड करिए, ठीक है। ब्रोमीन वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, वैसे ही ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है Br2, ठीक है ना। तो इसमें आपने डाला Br2 वाटर यानी कि ब्रोमीन वाटर, और इसमें भी थोड़ा सा आपने क्या ऐड किया, ब्रोमीन वाटर। अभी तक क्या किया आपने बताइए, दो टेस्ट ट्यूब ले ली और आपको बटर और कुकिंग ऑयल दिया था। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या रखा, कुकिंग ऑयल, और टेस्ट ट्यूब बी में हमने बटर डाला, और दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया। ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है बोलिए, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम आपको ब्रोमीन वाटर अलग से दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जरा, ठीक, ये ठीक। तो ये जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका कलर ब्राउन होता है, सभी बच्चे नोट करेंगे, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। क्यों होता है ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन, क्यों होता है, तो जवाब है इस ब्रोमीन के कारण, ठीक भाई, वाटर में ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब वाटर का तो कोई कलर होता नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, तो ब्रोमीन के कारण ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है। अब अपना दिमाग लगाओ बच्चों, सोचो अगर इस ब्रोमीन वाटर के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इस ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन निकल के कहीं जाने लगे, सोचो इस ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन को अगर निकाल के कोई ले जाए तो धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से ही ब्राउन था। ब्रोमीन अगर निकल जाए कहीं और जाके रिएक्शन कर ले, ब्रोमीन कहीं और जाके लग जाए, तो ये वाटर आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, धीरे धीरे इसका ब्राउन कलर जाने लगेगा, सही है। अब मेरी बात ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, कुकिंग ऑयल कैसा होता था आपका, भी हमने आपको बताया कैसा होता था, अनसैचुरेटेड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डालते हो, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजनेशन की जगह ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने हिंट लिया था आपको समझाने के लिए हाइड्रोजनेशन का। H2 की जगह आपको क्या लगाना है, यहाँ ब्रोमीन लगाना है, यहाँ कैटलिस्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखिए बच्चों रिएक्शन कैसे होगी, चेक करो। ये आपका कुकिंग ऑयल है जो कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ आप कुकिंग ऑयल लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे आप लिख लो क्या, कुकिंग ऑयल आप लिख लो, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से बच्चों ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा था, चेक करो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था, H2, ब्रोमीन का क्या, Br2। जैसे एक H यहाँ लगा था, एक H ऐसे यहाँ, वैसे ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन के एटम है, तो एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए और एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दीजिए। हम इस रिएक्शन से ये दिखाना चाहते हैं बच्चों कि देखिए ब्रोमीन वाटर से आया है, ये Br2 कहाँ से आया है, ब्रोमीन
वाटर से। तो हम इस रिएक्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन निकल के कहाँ लग रहा है, धीरे धीरे कुकिंग ऑयल में लगता चला जा रहा है। कुकिंग ऑयल इस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन को खींच के ऐड करवा ले रहा है। एडिशन रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन यहाँ ऐड होता चला है। धीरे धीरे बच्चों ब्रोमीन खर्च होने लगेगा ब्रोमीन वाटर में से, और ब्रोमीन वाटर में से जब ब्रोमीन खर्च हो जा रहा है तो ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, डीकलराइज। धीरे धीरे आपको कलर ब्राउन वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका कलर खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो सुन लीजिए, जिस भी टेस्ट ट्यूब में कलर आपको खत्म होता हुआ नजर आए, डीकलराइज होती हुई जो भी टेस्ट ट्यूब नजर आए, जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता हुआ नजर आएगा, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कुकिंग ऑयल है। या हम बोल सकते हैं कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। बच्चों देखिए, इसको हमने दोनों तरीके से इसलिए बताया, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है ना एग्जाम में कि आपको दो सैंपल दे दिए, सैंपल ए और सैंपल बी, बताइए कौन सा बटर है कौन सा कुकिंग ऑयल है। अभी तो उन्होंने बोला है कि कुकिंग ऑयल और बटर को आप कैसे पहचानोगे, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से पहचानेंगे। ठीक है ना, कभी कभी वो बोल देते हैं सैंपल ए सैंपल बी, तो सुन लो, जो वाला भी सैंपल ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा वो वाला सैंपल क्या होगा, कुकिंग ऑयल। अब देखिए बटर की हालत बच्चों, बटर हमने आपको बताया क्या होता है, बटर होता है आपका बेचारा सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपके पास कहीं पे कुछ इस तरीके का, ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो इसमें बच्चों अगर आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो नो रिएक्शन, चेक कर लीजिए, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी एडिशन रिएक्शन होती है, कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, नो एडिशन रिएक्शन। और कोई एडिशन रिएक्शन होगी नहीं तो ब्रोमीन वाटर का जो ब्रोमीन वो खर्च ही नहीं होगा कहीं, तो ब्राउन कलर है अगर ब्रोमीन वाटर का तो एज इट इज रहेगा। बात समझ में ही कि नहीं, ठीक है ना। तो बस इन्होंने हमको बताया था गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल, तो आंसर इज व्हाट, ये पूरा आप आंसर लिख सकते हो। कौन सा टेस्ट का नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसका नाम है। जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया आप अपने शब्दों में लिख दीजिए कि भाई दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक में कुकिंग ऑयल रखो, एक में बटर रखो, दोनों में थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन वाटर डालो। जो कुकिंग ऑयल होगा, कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज कर देगा। यहाँ पे आपको कलर कैसा मिलेगा, डीकलराइज, COLOURIS, डीकलराइज हो जाएगा। और यहाँ पर कलर डीकलराइज नहीं होगा, यानी कि ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा, ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसे का तैसा। ठीक है, तो ये सब अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स हैं आपके, ये हमने आपको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। देखिए कुकिंग ऑयल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, कुकिंग ऑयल ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। बटर डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बटर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, जब आप कोई डर्टी क्लोथ होता है तो उसको सोप सॉल्यूशन में कैसे साफ करते हो, इसका मैकेनिज्म बताना, पूरी प्रक्रिया आपको बतानी होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा, समझना पड़ेगा मिसल क्या होते हैं, ठीक है ना। मिसल समझने से पहले आपको समझना होगा सोप के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए, ठीक है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। ये वाला जो एंड होता है बच्चों, ये वाला एंड होता है आपका कौन सा, हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड मतलब ये वाटर से दूर जाना चाहता है, ठीक है ना। और ये वाला एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक मतलब पसंद करने वाला। ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला एंड होता है आयनिक, आयनिक मतलब यहाँ पे चार्ज होंगे, और ये वाला एंड होता है नॉन आयनिक। ये बहुत लंबा सा मॉलिक्यूल है सोप का, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, आयनिक एंड नॉन आयनिक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आयनिक एंड भी बोलते हैं, आयनिक। और ये वाला कौन सा हो गया, नॉन आयनिक का मतलब नॉन आयनिक, ठीक है, नॉन आयनिक। आयनिक का मतलब चार्ज देखने को मिलेंगे, और नॉन आयनिक मतलब आपको यहाँ पे चार्ज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके डिफरेंट नेम होते हैं। जो इसका बहुत ज़्यादा फेमस नेम है वो है ये हाइड्रोफोबिक, और ये वाला हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से चेक करिए। वाटर का स्ट्रक्चर होता है आपका कुछ इस तरीके से,
देखिए ये H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होता है माइनस, हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज। ये क्लास में हमने आपको बताया, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव। ठीक, तो ध्यान से चेक करो जरा, ये सोप का मॉलिक्यूल जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वाटर के पार्टिकल को अट्रैक्ट कौन सा एंड करेगा? चेक करो बच्चों, वाटर भी पोलर है, पोलर मतलब यहाँ पे आपको चार्ज देखने को मिलेंगे, और ये वाला एंड भी कैसा है? पोलर है। तो पोलर को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा ना वो ये वाले एंड से अट्रैक्ट होगा, ये वाले एंड से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन से एंड से अट्रैक्ट होगा? ये पूरा सोप का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो सोप के मॉलिक्यूल के हाइड्रोफिलिक एंड से अट्रैक्ट होगा, यानी कि आयनिक एंड से अट्रैक्ट होगा। तो ये देखिए, ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर पे नेगेटिव प्लस है, माइनस प्लस, इस तरीके से। तो ये माइनस वाले को प्लस खींचेगा और माइनस प्लस को खींचेगा, इस तरीके से वाटर यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जब आप कपड़े साफ करते हो तो होता क्या है, जैसे ही आप बच्चों सोप सॉल्यूशन लेते हो और सोप सॉल्यूशन को या सोप लेते हो आप, उसको वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाते हो, फिर कपड़ा उसमें डालते हो बाद में। तो सुनो, जैसे ही आप सोप लेके वाटर में डालते हो तो होता क्या है मैं आपको बताऊं। ये तो हमने आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया है, एक सिंगल मॉलिक्यूल दिखाया है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल होंगे। अब वो क्या करेंगे, खुद दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए, ये सोप का एक मॉलिक्यूल हमने आपको दिखाया, ये सोप का हमने आपको दूसरा मॉलिक्यूल दिखाया, ये सोप का आपको हमने तीसरा मॉलिक्यूल दिखाया, ये सोप का आपको हमने नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिखाया, और ये सोप का हमने आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिखाया। इस तरीके से सोप के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर बना लेंगे। ये देखिए, क्लस्टर मतलब एक गुच्छे टाइप का कुछ बना लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये ऐसा क्यों बना रहे हैं उसको देखो जरा बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, ये नॉन आयनिक लिखा हुआ है, ये देखिए, देखो बात समझो। ये वाले जो एंड्स हैं बच्चों, ये कौन से एंड थे, चेक करिए, आयनिक एंड। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ था ना, प्लस माइनस, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, है ना, इस तरीके से प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस। तो बच्चों ये वाले जो सोप का ये वाला एंड है आयनिक, और ये वाला जो देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। तो देखो माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये सारे एंड एक दूसरे से ऐसे दूर जाते हैं। लेकिन ये वाले जो एंड है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये वाले जो एंड है जिसको हमने हाइड्रोफोबिक एंड बोला था, ये सभी एंड बच्चों पास पास आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको 3D में देखोगे, 3 डायमेंशनल में सोचोगे, तो ये हमने तो आपको बोर्ड पे दिखाया, ये एक्चुअल में ये बोर्ड पे एक सर्कल जैसा नहीं, ये बॉल जैसा बन जाता है 3D में। ऐसा एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर बच्चों 2 मॉलिक्यूल दिखाता हूँ आमने सामने या बगल बगल दिखाता हूँ। ये देखिए 3D में 2 मॉलिक्यूल, ये ऐसे, ये वाला एंड कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पास पास आ जाते हैं, ठीक है। और ये वाला एंड हाइड्रोफिलिक है, यानी कि यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो माइनस माइनस रिपेल करता है, इसलिए ये ऐसा दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ से आएंगे, नीचे से 2 मॉलिक्यूल आएंगे, इस तरीके से एक स्फीयर देखने को आपको मिलेगा। जैसे बच्चों की खेलने वाली एक बॉल देखी होगी, मेले गए होगे मेले में कभी, तो बॉल होती है जिसमें प्लास्टिक की बॉल होती है, जिसको आप ऐसा दबाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, उसमें से प्लास्टिक के छोटे छोटे से रेशे निकले रहते हैं बाहर की तरफ। कुछ इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल। तो इस स्ट्रक्चर को, इस क्लस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक खास बात और होती है बच्चों कि ये वाला जो एंड है आयनिक वाला, ठीक है, यहाँ पर कौन अट्रैक्ट होकर बैठा रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। चेक करो, ये वाला एंड वाटर के मॉलिक्यूल को चिपका लेते हैं, हाइड्रोफिलिक है, वाटर को पसंद करते हैं क्योंकि वाटर पे भी चार्ज है और इन पे भी चार्ज है। तो ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके आउटर सरफेस पे आके चिपक जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे ही आप जो डर्टी आपका क्लोथ है, गंदा कपड़ा है, उसको उठा के जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन में अंदर डालते हो, तो बच्चों जो डर्ट का नेचर होता है, जो डर्ट कपड़े में हमारे लगी रहती है ना, उसका नेचर होता है ऑर्गेनिक नेचर होता है उसका। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके कपड़े में डर्ट लगा है, या तो ऑयल लगा है, या तो ग्रीस के पार्टिकल्स लगे हैं, ठीक है, उनको आपको छुड़ाना है। आप नॉर्मल पानी में धोगे ना, वो नहीं साफ होंगे। क्यों नॉर्मल पानी में इसलिए नहीं साफ होंगे, क्योंकि जो डर्ट लगा है, जो ग्रीस लगा है, जो ऑयल लगा है, उनका नेचर ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक नेचर का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक नेचर का मतलब है कि वो बच्चों किसी ऑर्गेनिक एंड को पसंद करेंगे, यानी कि उन पे चार्ज नहीं होता, वो वाटर को नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल पानी में कभी कपड़ा धो के देखिएगा, आपका कॉलर वगैरह साफ ही नहीं होगा, क्योंकि कॉलर पे जो ऑयल या डर्ट वगैरह लगा हुआ है वो वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है बच्चों। वो कहाँ से अट्रैक्ट होना चाहता है, चेक करो, किसी ऑर्गेनिक एंड से। तो चेक करो, ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये वाला एंड ऑर्गेनिक एंड है या फिर हाइड्रोफोबिक एंड है, मतलब पानी से दूर रहना चाहता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर पार्टिकल्स को मिलेगा तो उसको पकड़ लेगा। तो ये क्या करते हैं, ये सारे एंड यहाँ पे जहाँ छोटी छोटी जगह जो बची रहती है, इस छोटी सी जगह में ये देखिए डर्ट पार्टिकल को ऐसा ट्रैप कर लेते हैं। तो चेक करो, ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये आपका डर्ट पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप हो गया। क्यों? क्योंकि डर्ट पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर। और ये जो एंड है इनका भी नेचर कैसा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को पसंद करेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ लेता है, ठीक। तो बीच में क्या आ गया? डर्ट पार्टिकल, और चारों तरफ से बच्चों ऐसे सोप के मॉलिक्यूल ने इसको ऐसा ट्रैप कर लिया है, एक स्फेरिकल ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसल। ये तो बच्चों एक मिसल हमने आपको दिखाया। सोप सॉल्यूशन में जब आप डर्टी क्लॉथ डालते हो, गंदा कपड़ा, ऐसे हजारों लाखों मिसल्स वहाँ मौजूद होते हैं। और बच्चों ऐसा नहीं कि मिसल बॉल की तरह आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत छोटा ये पार्टिकल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब ये छोटे छोटे मिसल्स उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें लटके रहते हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये हो गया। इसी चीज़ को हमने देखिए डायग्राम से यहाँ पे दिखाया हुआ है बच्चों। ये वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? हमने कंटेनर लिया है, इसमें हमने क्या रखा है? इसमें सोप सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है। और ये देखिए ये सोप के मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। देखिए सोप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, अभी अटैक करने जा रहे हैं। किस पे अटैक करने जा रहे हैं? ये देखिए ये हमने आपको दिखाया हुआ है, ये एक हमने आपको दिखाया है डर्टी क्लॉथ का पीस। इस डर्टी क्लॉथ पे ये देखिए डस्ट लगा हुआ है या फिर डर्ट लगा हुआ है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। डस्ट लगा है या फिर डर्ट लगा हुआ है। तो ये जो डर्टी पार्टिकल है इसको देखो अभी सोप के मॉलिक्यूल अप्रोच करने जा रहे हैं, अभी ऐसा पकड़ लेंगे इसको आके। जब पकड़ लेंगे तो डायग्राम कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा। देखिए ये बीच में क्या आ गया आपका? डर्ट पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। डर्ट या फिर डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ऐसा ट्रैप हो गया। और ये बाहर वाले जो एंड हैं, ये कौन से एंड है? ये आयनिक एंड है। और बाहर ये किसके कांटेक्ट में? ये वाटर के कांटेक्ट में। देखिए बाहर, ठीक है, ये वाटर के कांटेक्ट में। इस तरीके से ये जो आपका क्लॉथ है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये क्लॉथ है। क्लॉथ में से जो अभी डर्ट पार्टिकल हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये डर्ट पार्टिकल ऊपर चला गया, निकल गया। सोप के मॉलिक्यूल ने इसको ऐसा खींच लिया, क्योंकि सोप के मॉलिक्यूल्स ने मिसल बना के उसको अंदर ऐसा ट्रैप कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या होगा? इस कपड़े को आपने देखा होगा बार आप ऐसा ऊपर नीचे धोते हो, ठीक है, या एजिटेशन करते हो। एजिटेशन का मतलब इसको डंडे से आप पीटते हो या मशीन में डाल के चलाते हो। ऐसा करने से क्या होता होगा? सोचो, ऐसा करने से इस पर फोर्स लगता है इन पार्टिकल्स पर, कपड़े से दूर छूट, मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं ये कपड़े से जैसे दूर छूटते आते हैं, ठीक है। 3-4 बार ऐसा पानी में इसको आप निकालोगे, ये सभी सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर के साथ अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका ऐसा कपड़ा जो है ये सभी डर्ट पार्टिकल से फ्री हो जाएगा। तभी आपने देखा ना सोप सॉल्यूशन में जब आप डर्टी क्लॉथ डालते हो तो सोप सॉल्यूशन गंदा हो जाता है बच्चों कपड़ा डालने के बाद। क्यों गंदा दिखाई पड़ता है? उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? डर्टी क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिसल्स होते हैं, जो मिसल्स के सेंटर में कौन ट्रैप रहता है? मिसल के सेंटर में डर्ट पार्टिकल ट्रैप रहता है। क्योंकि डर्ट पार्टिकल का भी नेचर ऑर्गेनिक होता है और ये वाला एंड का नेचर भी कैसा होता है? ऑर्गेनिक। और आउटर सरफेस में वाटर के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। जैसे इस कपड़े पे 3-4 बार पानी डालते हैं, कपड़े को पानी में डाल के निकालते हैं, आपने देखा होगा 2-3 बार कपड़े को रिंस करते हैं हम, अलग अलग पानी में निकालते हैं। क्यों? इसलिए अलग अलग पानी में निकालते हैं ताकि फोर्स लगाएं हम उस पर, और ये सारे के सारे जो मिसल्स हैं वो पानी में चले जाएं और कपड़ा ऐसा निकालें, वो सारे गिर जाए नीचे ऐसे। फिर दूसरे बकेट में डालोगे, ऐसा निकालोगे, जितने बचेंगे वो चले जाएंगे। इस तरीके से 2-3 बार धोगे, सारे मिसल्स के बीच में ट्रैप्ड जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। जितनी बार पानी से निकालोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतना साफ कपड़ा होगा आपका। बहरहाल अब आइए देखते हैं बच्चों हम लोग को लिखना क्या है। ये तो मैकेनिज्म आपने यहाँ पर इसकी सीख ली, कपड़ा कैसे साफ होता है आपका। देखिए हमको लिखना क्या एग्जाम में? हमको लिखना है द डर्ट प्रेजेंट। डर्ट लिखो, ग्रीस लिखो, ऑयल पार्टिकल लिखो, डस्ट लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। डर्ट ही लिखो, वैसे आप डर्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। ग्रीस, ऑयल पार्टिकल, सब कुछ। द डर्ट प्रेजेंट ऑन द, यहाँ भी मुझे डर्ट करना चाहिए था, डस्ट नहीं, डर्ट लिखो बच्चों, उसको डर्ट, ओके। द डर्ट प्रेजेंट ऑन द क्लॉथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ध्यान से चेक करो, ये जो डर्ट होता है इसका नेचर कैसा होता है? ऑर्गेनिक। मतलब बच्चों इस पर कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होने का मतलब ये हाइड्रोफोबिक एंड को पसंद करेंगे, ये वाले एंड को ये पसंद करेंगे, सोप के मॉलिक्यूल को, ओके। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, ऑर्गेनिक नेचर है अगर बच्चों तो ये वाटर में कैसा होगा? इनसॉल्युबल। ये तो बहुत बढ़िया बात हमने लिख दी। सुन लो बच्चों, वाटर में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, वाटर में सॉल्युबल करिए, नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे कि आप NaCl लेते हो ना, सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इस तरीके से डर्ट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव ओनली बाय वॉशिंग इन वाटर, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो ये डर्टी क्लॉथ है, इसको आप केवल पानी में डालो, उसमें कुछ ना मिलाओ, पानी में सोप वगैरह ना मिलाओ, तो वो साफ नहीं होगा। क्यों? पानी के साथ घुलेगा ही नहीं वो डर्ट पार्टिकल, ठीक है ना। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली वॉशिंग इन वाटर, ठीक है। केवल वाटर के साथ वॉश करने से क्लीन नहीं होगा आपका जो कपड़ा है। When soap is dissolved in water, जब सोप को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो सोप सॉल्यूशन बनता है, तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है बच्चों, ये वाला एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है, अटैच कर लेता है। किसको अटैच कर लेता है? अटैच देमसेल्फ टू डर्ट, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड किसको अटैच कर लेते हैं? डर्ट पार्टिकल को अटैच कर लेते हैं एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ, और इस तरीके से वो क्लॉथ से उसको बाहर निकाल देते हैं। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्व्स इन मिसल।
ठीक है, बताया मैंने आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप को मिसल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और इस मिसल्स के सेंटर पे डर्ट पार्टिकल ट्रैप रहता है। यही बातें यहाँ लिखी हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसल फॉर्मेशन एंड ट्रैप द डर्ट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। ये जो आपको क्लस्टर दिखाई पड़ रहा है, गुच्छे जैसा गोल गोल दिखाई पड़ रहा है स्फेरिकल शेप का, इसके बीच में वो डर्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाता है। दीज मिसल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है ना, अब ये मिसल्स जो होते हैं बच्चों, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ और वो वाटर में इधर उधर सस्पेंडेड रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेंस द डस्ट पार्टिकल्स इजिली रिंस्ड अवे बाय वाटर। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि ये कोलाइडल के फॉर्म में या सस्पेंडेड रहते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो आप जब वाटर से रिंस करोगे अपने क्लॉथ को, बार बार अलग अलग पानी में निकालोगे, इसके ऊपर पानी डालोगे, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, कौन, ये जो मिसल हैं, ये अलग होते जाएंगे। जितनी बार आप पानी में धोगे उतना ज़्यादा ये अलग होते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका जो क्लॉथ का जो सरफेस है वो डर्ट से या जो भी है ग्रीस ऑयल के जो पार्टिकल है उससे फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको बच्चों समझ में आया होगा। क्लास में भी काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग पहले चैप्टर पढ़ के आइए, फिर आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए। चैप्टर बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया हुआ है पहले, फिर भी यहाँ मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पढ़ा तो मैं पहले ही चुका हूँ, पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको चैप्टर भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करा चुका हूँ। चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी को भी सॉल्व कराया, बट एनसीईआरटी की अलग से हम सीरीज लेके आएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी की अलग से सीरीज लेके आइए। ठीक है, एंड स्क्रीन चेक करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।